लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। सुनने की क्षमता रखिए, अभी तो टीलर है। मुझे खुशी हुआ बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल का जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाख ने हमेशा बलिदान दिया। धारा 370 और 35A हटने के बाद लद्दाख वाले कितना खुश है, जम्मू वाले कितना खुश है, कश्मीर वाले कितना खुश है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आज मोदी जी के सरकार आने के बाद, 370 हटने के बाद, करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, भारत जो है एक अखंड देश ये बना। Hi, welcome to India News TV here in Brisbane. We spoke to the young member of parliament from the erstwhile state of Jammu and Kashmir, Mr. Jamyang Sering Namgyal, who hails from Ladakh. He is also a poet and has a passion for organic farming, and he was recently elected to the Indian Parliament in 2019. His speech in the Parliament after winning the seat went viral for the passion with which it was delivered in the Indian Parliament. We spoke to him to understand the impact the abrogation of Article 370 has had on Ladakh itself, especially on the development aspect, the future of the people, the security situation, and the overall the perception that is there in Ladakh on the abrogation of Article 370. Let's take a listen. पहला प्रश्न जमियांग जी आपसे ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 और 35 या दोनों को जो हम लोगों ने जो एब्रोगेट किया, उसके बाद से आपको क्या लगता है अब सुरक्षा के लिहाज से क्या सूरत हाल कुछ बदली है वहां पे? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से लद्दाख के बारे में, आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट हुआ उसके बारे में और देश के सीमा सुरक्षा से संबंधित विषयों पे बात करने के जो प्लेटफॉर्म आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए, जिस तरह आपने जिक्र किया 2019 अगस्त 5-6 को आर्टिकल 370 विद 35A जो पार्लियामेंट में एब्रोगेट हमने किया था, उसके बाद आज 1 साल होने जा रहा है। इस 1 साल में हमने क्या क्या चेंजेस देखा ग्राउंड पे, तो मैं उसका एक कुछ जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलर लद्दाख के बात करें तो यहाँ लद्दाख का पहले एक अलग से आइडेंटिटी हमारा खो चुका था। 1836 तक लद्दाख एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। यहाँ के महाराजा अपने जो धन दौलत, अपने सेनापति, अपने सब कुछ अपने हाथ होते हुए भी उसके बाद डोगरा रूलर्स ने, उसके बाद जो अंडर कश्मीर जो लद्दाख रहा, तो लद्दाख का आइडेंटिटी चाहे वो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी के नाम से जाने जाए या सोशल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम से जाना जाए, और खासकर जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारे पास नहीं था, हम खो चुके थे। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड मेकिंग लद्दाख अ न्यू यूनियन टेरिटोरी, लद्दाख को अपने पहचान वापस मिला है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हमें अपने आइडेंटिटी को लेके एक बार फिर से लद्दाख को देश दुनिया में उभारने का जो मौका मिला है, ये एक सच्चाई है। और पॉलिटिकल आइडेंटिटी की मैं बात करूं, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का हो, कनेक्टिविटी का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो या इकोनॉमी का हो, किसी भी डेवलपमेंट का जो है मॉडल को लीड करने के लिए पॉलिटिकल एस्पिरेशन और पॉलिटिकल मोटिवेशन का एक महत्व होता है। वो लद्दाख के पास पहले नहीं था। जम्मू कश्मीर के 87 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के कंपोजिशन में लद्दाख से सिर्फ 4 एमएलए जाते थे, उसमें से केवल 2 का ही, 87 में से 2 एमएलए ही हम बुद्धिस्ट बुद्धों का होता था। तो वो 2 ना की बराबर
जम्मू कश्मीर में हमारा आवाज था। तो उस लिहाज से लद्दाख बिल्कुल बैकवर्ड रहा, डिस्क्रिमिनेट लद्दाख के साथ हुआ, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट लद्दाख के साथ जो हुआ, वो आज यूनियन टेरिटोरी बनने के बाद, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, लद्दाख का जो यूनियन टेरिटोरी जो है सीधा केंद्र सरकार के निगरानी में, केंद्र सरकार के देखभाल में हो रहा है। तो इससे लद्दाख के पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ साथ, पॉलिटिकल एस्पिरेशन के साथ साथ डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को भी एक महत्व मिला है। और डेवलपमेंट चाहे वो एजुकेशन के दृष्टि से हो, हेल्थ के हो, एग्रीकल्चर के हो, हर लिहाज से अगर हम समय कम में इसको मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में लद्दाख को यूटी बनने के बाद पहले लद्दाख यूनिवर्सिटी इस सरकार ने हमें दिया है, आजकल वो फंक्शनल है। उसी तरह लद्दाख में जो इंटरनेशनल सोवा जो इंस्टीट्यूट जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, तो उसमें जो आयुष से संबंधित ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो टिबेटन मेडिसिन भी कहते हैं, जिसको हम सोवा कहते हैं, ये बुद्धिज्म के 10 ग्रेट साइंसेस में एक साइंस है। वो पहले लद्दाख के हमारा परंपरा एक प्रैक्टिस था, वो केवल बुद्धों को नहीं, यहाँ के मुस्लिम भी उसका जो अमल करते हैं, उसका जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा लद्दाख में बनने का एक निर्णय सरकार की ओर से हुआ है। उसी तरह मेडिकल कॉलेज लद्दाख में पहली बार बनने का सरकार ने अनाउंस किया है। उसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज का भी अनाउंस हुआ है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भी अनाउंस हुआ है। डिग्री कॉलेजेस पहले 96 में एक डिग्री कॉलेज लद्दाख में बने थे, अभी 2019 और 20 के बीच में और 2 नए डिग्री कॉलेजेस लद्दाख में जो फंक्शनल है आजकल। तो ये सारा जो है शिक्षा के अगर हम दृष्टि से देखें, उससे पहले हमारे पास हायर एजुकेशन के फैसिलिटीज नहीं होने के कारण से लद्दाख से करीब 40 से 50 हजार के संख्या में हमारे स्टूडेंट्स जो है डाउन के सिटीज में जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, मैंगलोर और अब्रॉड। ये सारा जो है एक एजुकेशनल माइग्रेंट बन के हम बैठे थे, जिसकी वजह से हमारा कल्चरल आइडेंटिटी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हैं, हमारा इकोनॉमी पे जो बर्डन होते हैं वो सारा अभी खत्म होने जा रहा है। ये मैंने एजुकेशन की दृष्टि से कहा। उसी तरह हम एग्रीकल्चर, जो लद्दाख का लैंड बेस्ड इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री हो, शीप हस्बेंड्री हो, पश्मीना गोट हो, याक को पालना हो, खेती करना हो, इन सब को जो पहले लद्दाख एक आत्मनिर्भर था, लद्दाख में पहले बाहर से एक सुई धागा तक नहीं आते थे, सब कुछ लद्दाख में ही बनते थे। लेकिन उसके बाद मॉडर्न डेवलपमेंट के नाम से एक चेंज आया और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर गवर्नमेंट के डोमिनेंट में हमें जो लद्दाख का जो अस्तित्व है वो हम खो चुके थे। आज उसी अस्तित्व को, आत्मनिर्भर को वापस करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स सिर्फ खेत का फार्मिंग करना नहीं, पशुपालन से लेके जितने भी एग्रो प्रोडक्ट हो, लैंड बेस्ड इकोनॉमी हो, उसको रिवाइव करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी उसको भी मोदी, अगर हम एब्रेविएशन में देखें तो मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ लद्दाख, यानी मोदी ऑफ लद्दाख के नाम से हमारे काउंसिल ने एक पॉलिसी बनाया था। उसको इस सरकार ने 500 करोड़ रुपीस के इन्वेस्ट करके हम उस पॉलिसी पे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले 2024-25 तक पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटोरी जो है वो एक ऑर्गेनिक स्टेट बनेगा। ऑर्गेनिक स्टेट सिर्फ प्लांट्स, केवल प्लांट्स का, खेती का नहीं, बल्कि पशुपालन से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, कपड़ा पहनने तक जो है एक आत्मनिर्भर लद्दाख, जो आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया वो लद्दाख बनने जा रहे। तो ये एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, बिलासपुर, मनाली, ले तक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे ला रहा है। उसी तरह जो यहाँ से ले में जो आर्ट्सवाइल जो एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट, उसको एक्सपेंड करके उसमें 480 करोड़ रुपीस के जो लागत लगा के एयरपोर्ट के जो बे एक्सटेंशन, टर्मिनल एक्सटेंशन, ये सारा जो आजकल जोर शोर से काम चल रहा है, ये नेक्स्ट ईयर 2021 के सितंबर तक ये कंप्लीशन पीरियड है, ये भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसी तरह ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स के
सर्वे हो चुके हैं, उसका भी एक्सप्लोर चल रहा है। उसी तरह ले से ज़ांस्कार पादुम से जो दर्चा एक रोड कनेक्टिविटी जो अटल जी का सपना था, ये केवल यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं, यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये नेमो पादुम दर्चा का रोड जो ले से मनाली हिमाचल कनेक्ट होना है, ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सेफेस्ट एंड फिजिबल जो रोड है वो हमारे सीमा सुरक्षा के लिए, वो काफी साल से नहीं हो पा रहा था। तो इस साल भारत सरकार ने उसमें पैसा लगा के, पूरा ताकत लगा के रिसेंटली एक ऑल्टरनेटिव रोड में खुद जाके कल 28 को इनोग्रेट करके आया हूं। तो उससे ले ज़ांस्कार के साथ जुड़ने में 160 किलोमीटर कम हुआ है। पहले कारगिल से ज़ांस्कार जाते थे 440 किलोमीटर की दूरी तय करके, 2 दिन का रास्ता है, आज वो 8 घंटे का रास्ता बन चुका है, 160 किलोमीटर कम हो चुका है। यानी कि ले से ज़ांस्कार पहुंचने में आपको सिर्फ 280 किलोमीटर 8 घंटे का सफर तय करना है। तो ऐसे इससे क्या होगा, ज़ांस्कार एक ज्योग्राफिकल लॉकडाउन में पिछले 70 साल तक था, वो आज 3 जगह से कनेक्ट हो चुका है, एक कारगिल के साथ, एक लेह के साथ, एक दर्चा मनाली के साथ। तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है, ज्योग्राफिकल लॉकडाउन जो है, ये ओपन अप हो चुका है। उसी तरह नया यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के जो प्रपोजल चल रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स नया बनेंगे, कुछ सब डिवीजन नया बनेंगे, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी तक, जो पंचायत हल्कास हो, जो विलेज हेड जिसको उर्दू में नंबरदार कहते हैं, विलेज हेड्स का प्रधान का जो हल्का डिलिमिटेशन करना हो, उसी तरह ब्लॉक्स का डिलिमिटेशन करना हो, ये सारा अभी अंडर पाइपलाइन है। उसी तरह पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करें, लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बनने से पहले यहाँ ले और कारगिल दोनों में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और कारगिल जो चलते आ रहा है वो अभी भी चल रहा है। उसके एक्ट को अमेंड करके हम अभी भी और भी एम्पावर करने के जो कोशिशें चल रहा है। तो इसी तरह किसी भी दृष्टि से टेलीकम्युनिकेशन अगर मैं बात करूं, पहले यहाँ सिर्फ BSNL का बहुत कम सुविधा था, 1G 2G के इंटरनेट भी नहीं था। आज इसी 1-2 साल में और खासकर यूटी बनने के बाद रिसेंटली अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसमें हमें 54 टावर्स का सैंक्शन मिला है और उसका टेंडर जो है जियो को मिला है। तो आने वाले दिनों में, इसी 1-2 महीने में जो है टेलीकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम लद्दाख में ऑलमोस्ट खत्म होगा। तो उसमें इंटरनेट का स्पीड भी बढ़ेगा, जो डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल लद्दाख भी बनेगा। तो इसी तरह हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, हेल्थ में, अगर एग्रीकल्चर में, उसी तरह रोड कनेक्टिविटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हर लिहाज से जो है अभी डेवलपमेंट ग्राउंड पे आ रहा है। अब ये हुआ पर्टिकुलरली लद्दाख स्पेसिफिक। अब मैं देश दुनिया के संदर्भ में कहूँ, लद्दाख एक बॉर्डर लोकेटेड एरिया है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, टफ जियो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ लद्दाख में है। एक तरफ चीन से लगते हैं, एक तरफ पाकिस्तान से लगते हैं, और लद्दाख का महत्व जो है इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना है। लद्दाख जो है केवल एक, मैं हमेशा कहता हूं, एक भारत का भूमि का अंग नहीं है, ये देश दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है लद्दाख। और हम चाहते हैं लद्दाख को जो यूथ वॉर बेल्ट ना बन के लद्दाख पूरे दुनिया में एक मॉडल सेटअप करे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया था लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके और यहाँ के सीमा सुरक्षा को लेके। तो रिसेंटली गलवान का इशू दुनिया के सामने है, उससे पता चलता है कि गलवान से पहले 99 वॉर विद पाकिस्तान लद्दाख में हुआ, गलवान लद्दाख में हुआ। तो इन दोनों से पता चलता है कि लद्दाख का क्या महत्व है। तो इस सीमावर्ती क्षेत्र को डेवलप करना, 12 महीना कनेक्टिविटी देना, इंटरनेट फैसिलिटी देना, ये लद्दाख, केवल लद्दाख के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये आज के सरकार ने इसको पहचाना है, जाना है, और सरकार इसमें पूरी तरह से जोर शोर लगा के यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में,
बॉर्डर के लोगों को खुश रखने में, बॉर्डर के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, हर दृष्टि से सरकार जो है इस पे तवज्जो दे रहा है। ये बहुत बड़ा विस्तार से जामयांग जी आपने हमारे कई प्रश्नों को, जिसको कहते हैं, आपने प्रीएम्प्ट किया है, और बहुत ही बढ़िया आपने सारे हमको जो ये, क्योंकि यहाँ पे आपने सही बोला कि एक तरीके से जो दुनिया का देश, दुनिया का जो एक हमेशा से एक केंद्र बिंदु रहा, वो कश्मीर के आगे लोग ना तो देखते थे, ना तो लिखते थे, ना तो सोचते थे। और जो खाली खास करके जो लोग लद्दाख गए हैं, लद्दाख के बारे में जानते हैं, उन लोगों की सदैव रुचि बनी रहती थी। मेरे खुद के ससुर जी जो थे वो आईजी श्रीनगर होते थे सीआरपीएफ। तो उनके साथ मुझे मौका मिला था, वो हॉट स्प्रिंग में जो एम्बुश किया था 62 में, तो रीद ले करने के लिए डीजी के साथ सीआरपीएफ में जाते हैं। तो उस समय मैं अपनी पीएचडी कर रहा था जेएनयू से इंडिया पाकिस्तान संबंध पे। तो उनके साथ मुझको जाने का ये मौका मिला और मैं ले आया था, और वो आपके कारगिल होता हुआ मैं गया था। और जो आप अभी जो वर्णन कर रहे थे कि रास्ते कितने कठिन होते थे और आने में कितना वक्त लगता, सड़कें कितनी खराब होती थी, 2-2 3-3 दिन लगता था पहुंचने में, तो वो मैंने उसका महसूस किया था। और इसलिए आपने जो एक-एक चीजें बताई हैं उसको मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि एक छोटी सी छोटी स्कीम का भी कितना बड़ा महत्व लद्दाख के लोगों के लिए आज 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 है। और इसलिए तो अभी वहां पे जो लोग हैं, जामयांग जी, लद्दाख के लोग जो हैं, उनमें किस तरीके की अब अपेक्षाएं हैं आने वाले भविष्य को लेकर के? वो अब तो क्या सोचते हैं वो? अब जैसा आपने बोला इतनी चीजें हैं, जाहिर है खुश होंगे वो, लेकिन आमतौर पर जो यंग बच्चे हैं जिनसे आप बात करते होंगे, कनेक्ट करते होंगे, वो अब भविष्य के बारे में कैसा सोचते हैं लद्दाख के? खुश तो ऑब्वियसली है ही है। ग्राउंड पे हर व्यक्ति जो है, हर घर के हर पुरुष, हर महिला इन चीजों को आंखों से देखते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं। साथ ही साथ जो यंग जनरेशन जो है लद्दाख के भविष्य को लेके, देश के भविष्य को लेके वेल सिक्योर्ड फील करते हैं। पहले हमारे में एक इनसिक्योर्ड जो फीलिंग था, इनसिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इनसिक्योर्ड था, इकोनॉमिकली वी आर इनसिक्योर्ड था, पॉलिटिकली वी आर इनसिक्योर्ड था, इमोशनली वी आर इनसिक्योर्ड था। अभी इतने सारे लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटोरी बनने के बाद और देश के सीमा को सरकार इतना ध्यान देते हुए देख के यहाँ के लोग जो है बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए जामयांग जी, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं और यहाँ पे चूंकि इंडिया न्यूज है, और मैंने बताया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, और उसका मूलभूत औचित्य यही है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए। और तो उस लिहाज से जामयांग जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सदैव से रुचि रही है, बहुत लोगों के साथ मैंने कार्य भी किया। दिल्ली में मैं रहता था, IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस है, वहां पे मैं कश्मीर और पाकिस्तान में देखता था, चूंकि उसी पे मैंने काम किया। वो पुंचुक स्तोपजन जी के साथ भी मैंने काफी लिखा, तो उनसे मैं हमेशा बात करता रहता हूं। तो आप ये हमको बताइए कि किस तरीके से आप चाहते हैं कि हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ये और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार और यहाँ का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, किस तरीके की चीजें जो हम कर सकते हैं आने वाले समय में, और किस तरीके से हम लद्दाख के भविष्य में उसके विकास में हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं? एक तो मैं समझता हूँ हमारे देश के, भारत देश के नागरिक होने के नाते जितने भी इंडियन जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या जो प्रो इंडियन जो वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को मैं यही अपील करना चाहूंगा, अपने देश के साथ साथ लद्दाख के बारे में जरूर पढ़े और जरूर लिखे। लद्दाख को केवल किताब और न्यूज़पेपर से जानने की कोशिश तक ना करे, लद्दाख को जो ग्राउंड रियलिटी से लेके लद्दाख को जानने की कोशिश करे। और साथ ही साथ लद्दाख का जो महत्व है अलग अलग डायमेंशन है, वो सिक्योरिटी की दृष्टि से हो, इन्वायरमेंटल दृष्टि से हो, जियोग्राफिकल दृष्टि से हो, या यहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ के जो रिसोर्सेस है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस हो या इमोशनल जो मेंटल रिसोर्सेस हो, यहाँ के पीस लविंग कल्चर हो, यहाँ के जो
लोगों के कम्युनल हार्मनी हो, इन सभी चीजों के बारे में जो पढ़ के, जान के, लिख के दुनिया को बताने के जो कृपा करे कि लद्दाख असली है क्या चीज है। तो मैं यही अपेक्षा रखता हूँ, यही मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे देशवासियों की ओर से सबसे पहले लद्दाख के बारे में जितना हो सके जाने। ये जो है लद्दाख के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, केवल लद्दाख के लिए नहीं बल्कि हमारे सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे हर देश के नागरिकों को सीमा के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे लद्दाख जो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ है, और उसी में 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो अक्साई चीन है, उसमें जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो शक्सगम वैली है, उसी में जो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख है, उसी तरह जो है लद्दाख का अलग अलग डायमेंशंस को लेके जानने के हम सबको प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जमयांग जी। If you like this video, please press the like button. Also, share your views in the comments section, and don't forget to subscribe to India News TV for more such updates. Thank you for watching.